देखा आज हम लोग, हमारा एक टॉपिक था, जैसे हमने CR सर्किट पढ़ा था, ऐसे ही हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं LR सर्किट। L माने इंडक्टर और R माने रेजिस्टेंस। तो देखो हमने क्या किया, एक ये इंडक्टर ले लिया और एक हमने रेजिस्टेंस ले लिया। ये R रेजिस्टेंस है और इंडक्टेंस इसका L है। फिर ये एक स्विच लगाया, एक बैटरी जोड़ी, बैटरी का EMF E मान लो या V मान लो, जो मानना है वो मान सकते हैं। अब देखो तो E मान लिया मैंने इसका EMF। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये स्विच है ऐसे, मैंने बोला था इंडक्टर के अक्रॉस, थोड़ा ध्यान देना, इंडक्टर के अक्रॉस इंड्यूस्ड EMF होता है -d∅dt। ये तो होता है, हर चीज में यही होता है। इंडक्टर मतलब कॉइल, एक लूप। तो अब सोचो, अगर तुम टाइम बहुत कम कर दो, मतलब बहुत कम टाइम में, जिस टाइम में d∅ क्या है, चेंज इन फ्लक्स, और dt क्या है, वो टाइम जिस टाइम में ये चेंज इन फ्लक्स हुआ है। तो अगर मैं dt को टेंडिंग टू 0 कर दूं, मतलब बहुत कम, बहुत ज्यादा कम कर दूं, dt को हद से ज्यादा कम कर दूं, तो फिर ये टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो फिर ये इंड्यूस्ड EMF तो टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाएगा, है ना। अगर ये d∅ है तो मतलब ये है कि अगर dt टेंडिंग टू 0 है, मतलब dt टेंडिंग टू 0 बहुत कम टाइम में d∅ चेंज हो गया अगर, तो फिर क्या आएगा, देखो बराबर E बराबर -d∅ और अपॉन ये 0, ये तो इन्फिनिटी आ जाएगा। मतलब इसके अक्रॉस इंड्यूस्ड EMF इनफाइनाइट होगा, या बहुत बड़ी वैल्यू होगी, कोई इनफाइनाइट के टेंडिंग होगी। ये तो हो ही नहीं सकता, इनफाइनाइट EMF कहां से आएगा? बैटरी के पास इनफाइनाइट EMF है क्या? जब बैटरी के पास नहीं है तो इसके पास कहां से आ जाएगा? इसके पास बैटरी से ज्यादा थोड़ी EMF आ सकता है। इसके पास क्या, कि सर्किट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, किसी भी एलिमेंट के पास बैटरी से ज्यादा EMF थोड़ी आ सकता है, अगर इनिशियली उनके पास कोई पोटेंशियल डिफरेंस या EMF नहीं है तो ये तो गड़बड़ हो गया। मतलब कि रूल क्या बनाना चाहिए हमें? रूल हमें, अब देखो यहां पे dt को टेंडिंग टू 0 किया, तो d∅ भी अगर 0 हो जाए, dt टेंडिंग टू 0, तो d∅ भी 0 हो जाए, तो 0/0 ये कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी। ये इनफाइनाइट नहीं होगा, ये कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी। ठीक, अच्छा, इसका मतलब ये ठीक है। रूल क्या बना कि अगर बहुत कम टाइम है, मतलब टाइम टेंडिंग टू 0 है सॉरी, मतलब dt टेंडिंग टू 0 है, तो d∅, dt टेंडिंग टू 0 है तो d∅ भी 0 होगा। d∅ मतलब चेंज इन फ्लक्स 0 होगा, मतलब फ्लक्स में चेंज नहीं होगा। तो रूल क्या बनाओ? रूल बनाया हमने कि सडनली फ्लक्स थ्रू एन इंडक्टर कैन नॉट चेंज। ठीक, समझ गए? मतलब अब किसी इंडक्टर से फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है फाई बराबर Li। तो फाई बराबर Li, जहां L उस इंडक्टर का इंडक्टेंस है और I करंट है, तो ये क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। लेकिन हमेशा नहीं, कब? when dt is very small, ये ध्यान रखना है। क्लियर? तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं किसी इंडक्टर का इंडक्टेंस बदल दूं, किसी तरीके से बदल दूं इंडक्टर का, इसमें फ्लक्स क्या होता है? इसका इंडक्टेंस इनटू करंट। ठीक, तो अगर मैं इसका किसी तरीके से सडनली इंडक्टेंस बदल दूं, मतलब L बदल दूं, तो फिर I भी बदलेगा। अगर L बढ़ाओगे तो I घटना चाहिए, क्योंकि सडनली तुमने बढ़ाया है इसको, तो उसी टाइम में करंट तुरंत कम हो जाएगी,
क्योंकि कांस्टेंट क्या रहना है, फ्लक्स कांस्टेंट रहना है, और फ्लक्स कांस्टेंट रखने के लिए अगर आप इंडक्टर बढ़ा रहे हो तो करंट को डिक्रीज करना पड़ेगा, अगर इंडक्टर घटा रहे हो तो करंट को इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना। तो जब भी किसी इंडक्टर का एल सडनली बदलेगा तो उसमें करंट भी सडनली बदलेगी। अगर एल बढ़ेगा सडनली तो करंट सडनली घटेगी। क्यों? क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट रखना है। क्लियर? और फ्लक्स कैसे कांस्टेंट रखना है, देखो ये लॉजिक है, ठीक, समझ गए ना। क्योंकि सडनली मतलब dt टेंडिंग टू जीरो, और dt टेंडिंग टू जीरो में अगर d5 कुछ हुआ, dt टेंडिंग टू जीरो और d5 कुछ हुआ तो इनफाइनाइट आ जाएगा ईएमएफ, ठीक। जबकि अगर dt टेंडिंग टू जीरो है तो d5 भी जीरो होना चाहिए, ताकि ये कुछ आ जाएगा फाइनाइट वैल्यू, कुछ फाइनाइट वैल्यू हो जाएगी, वो पॉसिबल है, लेकिन ये इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो आई थिंक ये वाला बात समझ गए होंगे। अब देखो आगे, ये रूल जरूर लिख लें। अच्छा, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या, L1 I1 बराबर L2 I2 बराबर कांस्टेंट। क्लियर? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। चलो अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब हम सीखेंगे क्या, एलआर सर्किट के बारे में और ग्रोथ ऑफ करंट, ठीक। एलआर सर्किट में ग्रोथ ऑफ करंट, तो ये प्लस माइनस, बेटा देखो t बराबर जीरो पर अभी देखो इसमें कोई करंट नहीं है, तो इसका फ्लक्स कितना होगा, जीरो। अभी फ्लक्स जीरो है और मैंने अभी तुरंत इसको क्लोज कर दिया। अभी फ्लक्स क्यों जीरो है, क्योंकि I जीरो है। अब हमने क्लोज किया इसको, तो क्या I तुरंत आ जाएगी, नहीं। अगर I तुरंत आ गई तो फिर तो ये क्या हुआ, अभी नहीं है फ्लक्स, अभी इसका फ्लक्स जीरो है और स्विच क्लोज किया तो फ्लक्स आ गया, मतलब बहुत कम टाइम में dt टेंडिंग टू जीरो ही है, dt टेंडिंग टू जीरो ही तो है। स्विच क्लोज किया है आपने, एकदम से फ्लक्स आ जाए तो dt टेंडिंग टू जीरो हो गया और फ्लक्स आ गया, तो फिर तो ईएमएफ इसमें इंड्यूस्ड इनफाइनाइट हो जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो अभी क्या होगा, इसमें करंट नहीं आएगी। जैसे ही आप स्विच क्लोज करोगे इसमें तुरंत करंट नहीं आएगी, सर्किट में करंट अभी फ्लो नहीं होगी, जीरो करंट होगी अभी। लेकिन फिर धीमे धीमे जैसे dt बढ़ता जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा, तो इसमें करंट आने लगेगी, क्योंकि फिर फ्लक्स चेंज हो सकता है, और फिर क्योंकि dt भी आ गया, टाइम भी है कुछ और फ्लक्स भी आएगा चेंज, फ्लक्स में भी चेंज आएगा कुछ, तो E बराबर माइनस d5/dt से इसमें कुछ इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। करंट फ्लो होगी तो कुछ इसमें आ जाएगा, कुछ इसमें आ जाएगा, और दोनों का सम होगा इसके बराबर, बैटरी के बराबर। तो कंडीशन क्या है, सीधी सी बात है, एट t बराबर जीरो करंट बराबर जीरो, और एट t बराबर p करंट बराबर I बराबर I, और यही I हमें एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है कि t टाइम में कितनी करंट इसमें फ्लो हो जाएगी। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले केवीएल लगाना सीखो। तो यहां से मान लेते हैं t बराबर t पर ये डायग्राम मैं बना रहा हूं, ये करंट है I। अब मैंने आपको बताया था क्या करो, साइन बनाओ सब में, तो सबसे इंडक्टर में भी वैसे ही बनाते हैं, ये प्लस ये माइनस, जैसे रेजिस्टेंस बनाते हैं, ये करंट जाने तो ये प्लस ये माइनस। क्लियर? अब ये ऐसे ध्यान रखना, हमेशा प्लस माइनस और सीधा ऐसे ऐसे चलो, कैसे चलो, इस तरफ से करंट की डायरेक्शन में चलो, ठीक। तो क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा, और L di/dt न्यूमेरिकल मॉड है उसका, इस पे इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, L di/, देखना ध्यान से, इस पे इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा L di/dt, ये मॉड है उसका, और यहां पे इंड्यूस्ड वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, I इंटू R, कोई दिक्कत नहीं, और ये है E। अब लगाओ इसमें क्या, केवीएल, तो देखना ध्यान से, तो केवीएल बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो केवीएल लगा रहे हैं, यहीं शुरू करते हैं, तो E प्लस E मिलेगा, फिर यहाँ ऐसे चल रहा है, ठीक, प्लस E मिलेगा, फिर यहाँ पे देखो ऐसे जा रहे हो करंट की डायरेक्शन में, तो क्रॉस करने पे आप क्या मिला, माइनस, तो माइनस, और इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, ये लिखा L di/dt, ये ध्यान रखना, L di/dt, करंट की डायरेक्शन में चलो और सीधा क्रॉस करने पे इसको माइनस मिलेगा, और क्या लिखोगे, L di/dt मैग्नीट्यूड,
फिर इसको करो तो माइनस आई आर बराबर 0। ठीक, अब बेटा हमें करंट की इक्वेशन चाहिए, तो आप क्या करो डी आई, इसको यही लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी, माइनस का एल डी आई बाई डी टी बराबर ये यहीं पे इसको ले आओ उस तरफ, तो ये हो जाएगा, इसको माइनस हटा दो तो यहां आ जाएगा ई माइनस आई आर। देखो इसको इधर लेके आ रहे हैं तो ये आ गया और ई माइनस आई आर यहीं पे है। अब एल यहां पे डी आई रहने दो, डी आई, और ये पूरा टर्म देखो इसमें आई है तो ये इधर लेके आओ, तो 1 ई माइनस आई आर। देखो ये चीज आनी चाहिए आपको। क्या करना होता है, सीधा पहले तो एल डी आई बाई डी टी निकाला करो, फिर डी आई की तरफ बाकी का पूरा कर दिया करो और बराबर में जो बचा उस तरफ कर दो। क्या बचा, डी टी और ये 1 एल, यही तो बचा। बस इसको यहां पे डाल दिया, खत्म हो गया। तो फिर क्या करना है, सिर्फ इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन आई का और यहां टी का, तो टाइम का तो 0 टू टी और करंट का भी 0 टू आई, तो इसका आ जाएगा एल एन ई माइनस आई आर, और यहां लिमिट आ जाएगी 0 टू आई बराबर ये 1 एल तो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टी बाई एल। ठीक है, लेकिन यहां पे अभी पूरा नहीं हुआ ये अपॉन, देखो इसका तो इंटीग्रेशन हो गया ये, और जो नीचे होता है उसका डिफरेंशिएशन करना होता है यहाँ पे, तो नीचे डिफरेंशिएशन करोगे तो ई का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट है, माइनस आई का किसके रिस्पेक्ट में, आई के रिस्पेक्ट में 1, तो बचेगा आर, तो माइनस का आर बचेगा, तो माइनस आर को इधर लेके आ जाओ, तो देखो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी, ये इक्वेशन हो जाएगी। यहां पे लिमिट डालोगे तो देखो एल एन ई माइनस आई की जगह पहले आई डालो, तो ई माइनस आई आर माइनस एल एन आई 0 डालो आई की जगह पे, तो एल एन ई, ठीक, बराबर ये आ जाएगा तो माइनस का टी इंटू आर बाई एल, ये आ गया। ठीक, अब इसका अलग वो कर दो, डिवाइड कर दो इसको, तो ये हो जाएगा एल एन ई से डिवाइड करो तो 1 माइनस आई आर अपॉन ई, ये जनरल प्रोसेस है, ये कैपेसिटर में भी किया था पूरा हमने, बराबर हो जाएगा माइनस आर बाई एल इंटू टी, इसको एल एन हटा दो तो यहां 1 माइनस आई आर अपॉन ई बराबर ई की पावर हो जाएगा माइनस टी अपॉन आर बाई एल, या चलो जैसे लिखा है वैसे लिख दे रहे हैं अभी, माइनस आर टी बाई एल। अब यहां से ये I इंटू आर अपॉन ई बराबर हो जाएगा 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी आर अपॉन एल, तो ये I बराबर निकालना था हमें, तो ये आ गया E बाई आर 1 माइनस ई रेज टू माइनस आर टी बाई एल। क्लियर, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब बेटा इसमें थोड़ा सा ध्यान दो, बहुत जरूरी बात बता रहा हूं, बिल्कुल समझना, फील करने की बात है। देखो ये हमारी इक्वेशन आ गई, ये ग्रोथ की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है, ग्रोथ की। तो यहां पे ग्रो हो रहा है ये। अब आई बराबर ई बाई आर, और अब इसमें हम 2 केस लिखते हैं। तो केस फर्स्ट, देखो एट टी बराबर 0, टी बराबर 0 पे क्या होगा, आप इसको समझना जरूरी है, बहुत जरूरी बात है। तो टी बराबर 0 पे क्या होगा, रख दो उसमें टी बराबर 0 इस इक्वेशन में डाल दो, फर्स्ट इक्वेशन में डालो, तो टी बराबर 0 डालो तो आई बराबर ई बाई आर 1 माइनस ई की पावर 0 डाल रहा है तो ई की पावर 0। अब ये ई की पावर 0 क्या होता है 1, तो 1 माइनस 1 क्या होता है 0, तो हो गई करंट 0, और पहले भी मान के चले थे हम, तो सेटिस्फाइड। चलो केस सेकंड, केस सेकंड देखो, एट टी बराबर इंफिनिटी। अब ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, देखो ई की पावर देना है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो ग्रोथ अगर कोई सी चीज की एक्सपोनेंशियल होती है तो उसको अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने में इनफाइनाइट टाइम लगता है। जैसे कि कैपेसिटर को चार्ज होने में इनफाइनाइट टाइम लगता था, लेकिन आपको याद होगा कि इनफाइनाइट टाइम फुल चार्ज आने में लगता है, लेकिन ज्यादातर चार्ज
2-3 टाइम कांस्टेंट के बाद ही आ जाता है, आपको शायद याद हो। तो एट टी बराबर इन्फिनिटी डालो, इसमें टी की वैल्यू इन्फिनिटी, तो ये आई बराबर ई बाई आर 1 माइनस ई रेज टू, ये माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। इसको लिख दो 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी, और ई की पावर इन्फिनिटी तो है 0, तो 1 अपॉन 0, ई की पावर इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी बराबर 0, मतलब कि ये आई बराबर क्या हो जाएगा ई बाई आर। ठीक, और ये करंट मैक्सिमम है, देखो कैसे है, यहां पे ये मैक्सिमम करंट है, इससे ज्यादा करंट नहीं हो सकती। देखो कैसे नहीं हो सकती, t बराबर 0 पे, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, t बराबर 0 पे, t बराबर 0 पे करंट 0 थी, बहुत ध्यान से सुनना, t बराबर 0 पे देखो करंट 0 है, तो पहले बात करते हैं इसमें t बराबर 0 की। करंट 0 है, करंट अगर 0 है इसका मतलब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 0, तो फिर इसमें कितना होगा, ये E है तो इसमें भी E होगा, और देखो केवीएल तो वैलिड होना चाहिए ना, प्लस E और यहाँ माइनस E, हो गया 0, इसमें कुछ नहीं है। t बराबर 0 पे मैंने प्रूफ किया है करंट 0 है, मतलब रेजिस्टेंस में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब t बराबर 0 पे जो L वाली ब्रांच होती है, L इंडक्टर जिस ब्रांच में भी लगा होता है t बराबर 0 पर, उस ब्रांच में करंट हमेशा 0 होगी। ठीक, LR ब्रांच है, इसमें करंट 0 है t बराबर 0 के, तो क्या करना है हमें, ध्यान रखो, पहला नोट नंबर 1, ये हम बता भी चुके हैं और कल ही मैंने डिस्कस किया भी था। एट t बराबर 0 इंडक्टर इज रिप्लेस्ड बाय, अब इसमें क्या है, इंडक्टर रिप्लेस्ड बाय ओपन स्विच, ओपन स्विच, क्यों, क्योंकि करंट ही फ्लो नहीं होती उसमें, करंट फ्लो नहीं होती मतलब ओपन है ये ब्रांच, इस ब्रांच में करंट ही नहीं जानी है। ठीक, और इस पे जो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो यहां पे इस ब्रांच में करंट नहीं जाती है, ये ध्यान रखना है, तो ओपन स्विच से, और एट t बराबर इंफिनिटी, अब t बराबर इंफिनिटी पे करंट हो गई, ये मैक्सिमम वैल्यू है करंट की, देखो इससे ज्यादा वैल्यू नहीं आ सकती। इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन में जैसे जैसे तुम t की वैल्यू बढ़ाओगे, t की वैल्यू बढ़ाओगे तो ये i की वैल्यू बढ़ेगी। अब t की वैल्यू कितनी बढ़ा सकते हो मैक्सिमम, इंफिनिटी, तो t की वैल्यू इंफिनिटी डाली तो ये हो गया 0, तो ये E बाई आर जो है वो मैक्सिमम करंट है, इसको बोलते हैं I नॉट, मैक्सिमम वैल्यू, क्लियर, ऑफ करंट। तो ये कब होती है, इसमें मैक्सिमम करंट कब होती है, एट t बराबर इंफिनिटी, ये पहले तो t बराबर 0 पे I बराबर 0, और यहां पे I बराबर I नॉट, मतलब मैक्सिमम, ये मैक्स होती है, इसका मतलब करंट मैक्स हो जाती है I मैक्स, सो di बाई dt बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और di बाई dt अगर 0 हो गया तो इंडक्टर के अक्रॉस ईएमएफ 0 हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो ये तो कंडक्टिंग वायर हो गया फिर, है ना। सो अक्रॉस इंडक्टर ईएमएफ बराबर 0, ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर 0, सो इट इज रिप्लेस्ड बाय अ कंडक्टिंग वायर, ये जरूर लिख लो, क्लियर। अब ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखना है, तो मतलब हमारी वैल्यू क्या आ गई, I बराबर क्या बन गया, I नॉट 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी। अब आपको याद होगा E की पावर में कभी भी डायमेंशन वाली क्वांटिटी नहीं आती, डायमेंशन लेस क्वांटिटी आती है, तो अगर ये टाइम है तो इसमें नीचे जिसका भी डिवाइड होगा वो भी टाइम होगा, ठीक, टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या आएगा L अपॉन R, और यहां L अपॉन R जो है, याद करो वहां पे CR सर्किट का टाइम कांस्टेंट होता था C इंटू आर, लेकिन यहां पे होता है L अपॉन R, तो L अपॉन R क्या होता है, टाइम होता है, ठीक, टाइम कौन सा, टाइम कांस्टेंट बोलते हैं इसको,
तो फाइनली हमारी इक्वेशन आ जाएगी आई बराबर आई नॉट 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी बाय टाउ, वेयर टाइम कांस्टेंट ऑफ एल आर सर्किट, एल आर सर्किट का है, वेयर टाइम कांस्टेंट टाउ बराबर क्या होता है एल अपॉन आर। इतनी बात नोट कर लो। अब हम इसके बारे में और सीखेंगे, एक बार देखना जरूर इसको सही से, क्लियर। ये ग्रोथ ऑफ करंट था, मतलब करंट धीरे 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 बढ़ती जा रही थी। ये बहुत जरूरी था ये नोट। तो इसमें हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि t बराबर 0 पे जब स्विच क्लोज करते हैं हम, तो जब हम t बराबर 0 पे स्विच क्लोज करते हैं तो करंट 0 होती है एल वाले ब्रांचेस में, ठीक। और फिर t बराबर इंफिनिटी पे करंट मैक्सिमम हो जाती है, और करंट मैक्सिमम कब होगी, अब देखो ये भी डिस्कस करेंगे हम। इंफिनिटी पे करंट मैक्सिमम हो जाती है, करंट मैक्सिमम हो जाती है मतलब डी आई बाई डी टी 0 हो जाता है, मतलब इसके अक्रॉस ईएमएफ 0 हो जाता है, मतलब ये पूरा ईएमएफ यहां चला जाएगा, ठीक। तो पूरा ईएमएफ अगर यहां चला जाएगा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम हो गया, तो फिर 100% करंट भी मैक्सिमम हो गई, ठीक। तो करंट मैक्सिमम आई इंटू आर जो है, अगर उसमें आई को मैक्सिमम कर दूं तो आई नॉट इंटू आर बराबर क्या हो जाएगा ई, आई नॉट इंटू आर बराबर हो जाएगा ई। इतना सिंपल है, ऐसा ही कैपेसिटर वाले में भी होता था, जस्ट उल्टा होता था उसमें एक्चुअली में, ठीक। तो t बराबर 0 पे और t बराबर इंफिनिटी पे ये कैसे काम करता है ये हमें आना ही चाहिए। चलो भैया इतनी बात तो आई थिंक